बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं ताकि जितने भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए जाएँ, जितने भी मसाइलों पर यहाँ पर बात की जाए, उससे कुछ ना कुछ आप लोग अडॉप्ट कर सकें। और साथ ही साथ अगर घर के अंदर किसी परेशानी में मुब्तला हैं या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या कोई पेन ऐसा है जो कि आप बड़ा लाइटली ले रहे हैं, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें, बल्कि उसको जल्द से जल्द क्योर कराने की कोशिश करें। अच्छा, अमूमन इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो कि आए रोज़ हर दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है। और आजकल अगर बच्चों की बात की जाए, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके साथ भी ये मसाइल उजागर हो रहे हैं। ये मसाइल है कि आप बॉडी के अंदर पेन हो जाना, कोई इंजरी आ जाना, उसके बाद एक मस्कुलर जो पार्ट होता है या एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसका काम ना करना, या फिर आपके कोई बैकबोन के अंदर कोई ऐसा पेन उठ रहा है या फिर शार्टिका का पेन है या डिफरेंट ऐसे पेन्स हैं जिनको हम बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आगे जाके प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अमूमन जो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन होती है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। यानी डिफरेंट तरह का वर्कलोड होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक पेन्स जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम घर के अंदर मौजूद हैं और इस पेन्स को बहुत लाइटली ले रहे हैं और इस पेन को जो है वो नज़रअंदाज करें, लेकिन बाद में जाके डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि भाई कोई नर्व दब गई है या फिर कोई डिस्क जो है वो आपकी डिसलोकेट हो गई है, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो मसाइल काफ़ी हद तक जो है वो उरूज पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर या आपकी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर कोई ऐसा आपको पेन उठ रहा है या आपको किसी किस्म का पेन हो रहा है, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएँ, उससे रुजू करें और अपने पेन की चीज़ों को जानने की कोशिश करें, यानी उसके पीछे क्या स्टोरी है उसको जानने की कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द आप इससे बाहर आ सकें। आज भी हमारा यही टॉपिक है और इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के जो पेन्स होते हैं या नर्व्स जो है वो कंप्रेस हो जाती है, डिफरेंट तरह की डिस्क जो है वो डिसलोकेट हो जाती है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके पेन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर सैयदा मुबशरा, आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है। आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी डिफरेंट तरह के लोग शिकायत लेकर आते हैं, ये पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, डिस्क का पेन है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो शिकायत कॉल होती है वो किस पेन की होती है? सबसे ज़्यादा शिकायत जो होती है वो शाटिका पेन की होती है, कि जो हमारे बैक से लेग तक रेडिएट होता है। तो उसमें क्या होता है, डल पेन होता है, शार्प पेन होता है, इची पेन होता है, उसमें आपको नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नमनेस होती है, उसमें आप पे मसल्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसमें आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, डॉक्टर को नहीं दिखाते, घर में रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं है। आप वक्त पे डॉक्टर्स को दिखाएं और उसके बाद उसमें जो फिजियोथेरेपी करवाएं और एक्सरसाइज वगैरह करके उसका क्योर उसका एक क्योर ही यही है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि शार्टिका का पेन की शिकायत काफ़ी हद तक आती है। शार्टिका का पेन होता क्यों है, क्यों उठता है? क्या एक्सीडेंटल होता है या फिर इसकी कोई और वजूहात है? इसका पेन इसलिए होता है क्योंकि हमारी बैक से एक पेन नर्व आती है, शैटिक नर्व, वो कंप्रेस हो जाती है, तो वो इस वजह से आपको पेन आ रहा होता है। ज़्यादा बैठने की वजह से, सिटिंग प्रॉब्लम, पोस्चर इशू, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि नर्व जो है वो बैक से कनेक्ट होकर एंकल तक जा रही होती है, तो वो कंप्रेस होने की वजह से आपको पेन आ रहा होता है। बैक ऑफ द लेग आपको पेन आता है पूरा। देन उसके बाद ये होता है कि लोग ज़्यादातर यंग जो जनरेशन है उनमें ये होता है कि ऑफिस वर्क में लोड ज़्यादा, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो इसमें आप बैठे हुए होते हैं तो आपको पता नहीं होता, वो एकदम सिटिंग पोजीशन करेक्ट नहीं होती, तो इस वजह से ज़्यादा ये पेन। अच्छा, इस वजह से भी नर्व जो है कंप्रेस हो जाती है, तो ये रिकवर हो जाता है? वेट जी होता है, रिकवर होता है। इसमें आपको प्रॉपर थेरेपी करवानी पड़ती है, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये नहीं कि एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन आपने एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, इस तरह से नहीं, आपको रेगुलर बेस पे आपको आके थेरेपी करवानी पड़ती है। तो ये थेरेपी का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? लाइक शार्टिक पेन में ऐसा होता है कि आपको मोस्टली 15 to 20 डेज का तो आपको करवाना ही करवाना है। ठीक है। लाइक अगर आपके पेन रिकवर नहीं होता तो फिर 28 डेज, 30 डेज इस तरह से जाता है। अच्छा, ये जो शार्टिका का जो पेन है जिसको हम अर्कोनिसा का पेन कहते हैं, अच्छा, इसका जो पेन होता है इसका सिम्टम्स क्या क्रिएट होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं लोगों को, अगर कॉमनली वो सिटिंग पर्सन है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंकर्स हैं, जो ऑफिस जॉब करते हैं, और उनके अंदर ये होता है कि 7 to 8 and 9 आवर्स की सिटिंग होती है, उनकी चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट तरह के भी पेन्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिनको वो लाइटली ले रहे होते हैं। लेकिन शार्टिका के पेन्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? शार्टिका पेन का जो होता है
है वो शार्प पेन होता है। वो पेन आपको बिल्कुल ऐसे चुभने वाला पेन होता है जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और बिकॉज और वो रेडिएट करता है बैक से लेके लैग तक, पूरी लैग आपकी रेडिएट होता है वो पेन, क्योंकि बिकॉज वो नर्व जो होती है वो ऊपर से कंप्रेस होती है और नीचे तक वो पेन जा रहा होता है। और मेन सिम्टम्स में ये होता है कि आपका जो पूरा बैक का एरिया है उसमें स्वेलिंग आ जाती है या मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। इसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने की वजह से भी आपको शायद पेन होता है। यानी जो जिम जाते हैं या जी, जो जी, लड़के जो है जिमिंग करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं उसकी वजह से भी शाइटिका हो सकता है। इस वजह से भी शाइटिका हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग करना, लाइक पोस्चर ठीक करेक्ट नहीं रहना, इस वजह से भी ये शाइटिक पेन हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया शाइटिक पेन की बात। अच्छा, अब एक लोअर बैक पेन होता है। लोअर बैक पेन जो कि नॉर्मली पोस्चर चेंज हो जाता है हमारा बैठने का, हमारा उठने का, हमारा लेटने का स्टाइल आजकल बड़ा डिफरेंट है। कोई डिफरेंट तरह के फॉर्म्स भी आ चुके हैं जो कि हम लोग अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर पोस्चर की डेवलपमेंट कितनी होनी चाहिए, यानी आपका जो प्रॉपर एक लिविंग पोस्चर होता है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा, उसमें ये होता है कि हमारा जो लोअर बैक पेन है वो लाइक लंबोसेक्रल, हमारी जो स्पाइन है उसका जो लंबोसेक्रल पार्ट होता है उसमें ये होता है कि डिस्क के स्पेसेस कम हो जाते हैं, तो इस वजह से भी पेन आता है। जब भी कभी ऐसा होता है कि उसमें स्टेनोसिस, अगर एक हमारे पास है लंबर स्टेनोसिस, उसमें होता है कि हमारी स्पेस की जो हमारी डिस्क की जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से जो पेन होता है वो बैक में आता है, बैक ऑफ स्पाइन। लाइक वो इतना शार्प पेन होता है, उससे मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सॉइल और स्टिफ हो जाते हैं। लाइक अंदर से वो स्टिफ होते हैं, ऊपर से वो सॉइल हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो पेन ज़्यादा होता है। उसकी रेमेडी होती है उसमें एक्सरसाइज करना, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट तरह की मोडालिटीज़ होती हैं, वो यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। देन उसके बाद एक्सरसाइज होती हैं, उसका प्लान फॉलो करना ज़्यादातर क्योर रहता है इसका। ठीक है। अच्छा, इंजरीज पेन्स भी आते हैं लोअर बैक के ऊपर कि अगर कोई गिर गया है या कोई स्लिप हो गया है, घर में स्लिप हो गया, किचन में स्लिप हो गए कोई ख़वातीन, या फिर एज अ बाइक राइडर्स के थ्रू आउट भी ऐसे बहुत सारी शिकायत आती हैं कि जब वो बाइक राइड कर रहे होते हैं तो एक तो उनका पोस्चर बड़ा चेंज होता है और दूसरा ये कि जब अगर एक्सीडेंट हो गया, लोअर बैक पे कोई चोट आ गई, तो इस किस्म के पेन्स जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं। तो इंजरीज पेन्स के लिए क्या करना चाहिए? इंजरीज पेन के लिए पहले तो उनके इंजरी जो वो क्रोनिक पेन, लाइक वो जो पेन होते हैं वो क्रोनिक पेन होता है। अब एक्सीडेंट केस आता है हमारे पास तो सबसे पहले ये होता है कि पहले तो देखना है कि उस पर कोई वुंड वगैरह तो नहीं है, कोई ज़ख़म तो नहीं है। खैर उसके उसमें कोई ज़ख़म है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो पहले उसका क्योर किया जाता है। दैन उसके बाद उस पर अगर लाइक स्टिफनेस है मसल्स की स्टिफ फटीग हो जाते हैं मसल कभी कभी ना, लाइक मसल्स में जो एक्सक्यूज मी मसल्स की स्टिफनेस हो गई या फिर बहुत सारे मसल्स फटीक हो जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मसल्स की जो स्टिफनेस होती है वो बाज़ वक़ात हमारे पोस्चर की वजह से भी होती है। पोस्चर चेंज होता है तो ड्यूरिंग द पोस्चर हमें किस तरीके को डेवलपमेंट करनी चाहिए उस पोस्चर की? पोस्चर के लिए हमें सिटिंग, जो हमारी सिटिंग है वो उसका सबसे ज़्यादा बैठना, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो ऑफिस वर्कर में झुक के काम कर रहे होते हैं, अपनी नेक का ध्यान नहीं रखते, अपने बैक ऑफ स्पाइन का ध्यान नहीं रखते। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली आप नेक को डाउन करके बैठे हुए होते हैं, तो हमारी जो पूरी स्पाइन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वो क्या होता है उसमें आप फिर ऊपर से बैक से सर्वाइकल से हमें प्रॉब्लम आना शुरू होती है, सर्वाइकल से थोरैसिक, फिर थोरैसिक से लंबर, देन उसके बाद सैक्रल, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम जब आती है तो फिर वो आपको पेन जो है वो बढ़ता ही रहता है। तो पोस्चर इशू जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट है वो सबसे ज़्यादा सही होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पोस्चर इशू होता है, वो डिफरेंट, आजकल तो इंटरनेट का बड़ा ज़माना है तो लोग सर्च करके डिफरेंट तरह के बेल्ट्स जो हैं वो आजकल इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो वो लगाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अपनी कमर पे हो या शोल्डर बेल्ट हो, इस तरीके से। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी उन्हें नहीं पता होती कि कितने नंबर ऑफ ड्यूरेशन के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल करना है ये, या फिर कितने टाइम तक इस्तेमाल करना है, ये सारी नॉलेज उनको नहीं होती। लेकिन बस एक इंटरनेट के थ्रू आउट डॉक्टर के पास जाने से, गुरेज करने से, वो लोग ये बेहतर समझते हैं कि हम लोग इस तरह के बेल्ट्स यूज़ कर लें तो उससे हमारा पोस्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा। नहीं, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर से पूछें, नहीं डॉक्टर से जाएं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ही आप ये बेल्ट वगैरह यूज़ करें। बिकॉज अगर आपको इस बेल्ट की नीड भी नहीं है तो लोग इसको यूज़ करें तो उसका भी मसला होता है, क्योंकि आपको लगाने का तरीका नहीं पता, आपको पहनने का टाइम नहीं पता, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसको लगाने के, उसको पहनने के तरीके होते हैं।
लाइक आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट उसको गाइड करेगा कि आपको इस तरह से इस टाइम तक उसको पहनना है, रात में नहीं पहनना है, या रात में सोते वक्त तो नहीं पहनना है, जॉगिंग करते हुए टाइम पहनना है, या डिफरेंट टाइम खाना खाते वक्त पहनना है, वो आपको फिर वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करे तो ज़्यादा बेटर है। यानी कंडीशन देख के फैसला किया जाता है कि किस जी, तरीके जी, से जी। पोस्चर बेल्ट का Posture इस्तेमाल belt करना है। अच्छा, लोअर बैक पेन की हम बात कर रहे थे, लोअर बैक पेन के अंदर टाइप्स भी होती हैं, जी। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनकी? उसमें हमारे डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क बल्ज होता है, लंपर स्टेनोसिस होता है, शैटिक पेन होता है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ये सारी। इसमें मसल फटीक हो जाते हैं, स्पैज़म हो जाता है, और ओवरऑल डिफरेंट मेंटल हेल्थ की वजह से, एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से भी लोअर बैक पेन आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस अच्छा, वजह से। स्ट्रेस और एंजाइटी कितना इफेक्ट करती है आपके पेन्स के ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी अफेक्ट करती है कि आप देखें, लाइक स्टूडेंट्स को होती है, पढ़ाई की टेंशन होती है, तो वो उनके पेपर्स अगर ठीक नहीं हो तो वो उनको टेंशन रहती है, तो उनका इफेक्ट होता है, उनकी स्पाइन पे आता है उनका इफेक्ट। किसी के सर में दर्द हो रहा होता है, किसी के बैक में दर्द होता है, किसी सर्वाइकल में पेन हो रहा होता है, मसल स्टिफ हो जाते हैं उस वजह से, थिंकिंग की वजह से, सोचने की वजह से, तो वो काफ़ी अफेक्ट करती है लोअर बैक पे, सर्वाइकल पे, और थोरेसिक पे। अच्छा, सर्वाइकल की जैसे आपने बात की, सर्वाइकल पेन तो हम ऐसे सुन रहे हैं जैसे हर दूसरे शख्स जो है वो इसमें मुब्तला है सर्वाइकल पेन के अंदर, क्योंकि बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं तो देख रहे हैं दूसरे बंदे को शोल्डर में दर्द हो रहा है, शोल्डर से लेके जो है बैकबोन तक वो पेन जा रहा है। तो इस तरह के सर्वाइकल पेन जो है आजकल हम बच्चों के अंदर भी देख रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में भी कहा था कि बच्चे आजकल इस चीज़ का बड़ा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी हद तक जो है हैवी बैग्स अपने शोल्डर पर लटका के जो है स्कूल जा रहे होते हैं, और फुल ऑफ सिलेबस से भरा हुआ बैग होता है। इस तरह की शिकायत बच्चों के अंदर भी आती है? जी, जी, बच्चों में भी आती है। बहुत कम एज में बच्चों में ये शिकायत आ रही होती है कि सर्वाइकल का जो पेन होता है, एक तो हमारा जो काम करने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, हमारी जो डेस्क होती हैं स्कूल में, वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। तो ये है कि वो है जो डेस्क और चेयर है वो होती है लकड़ी की, तो वो इस वजह से आपका बैठने का तरीका, झुक के काम करना, तो वो क्या होता है, नेक जो होती है वो आपकी बिल्कुल डाउन रहती है, तो उसमें मूवमेंट नहीं रहती है। जब आप मूवमेंट करेंगे अपनी नेक की, तो इस वजह से वो आपकी प्रॉपर मसल्स, आपके मसल प्रॉपर रहेंगे। पर उसमें क्या होता है, बच्चे इतनी मूवमेंट करते हैं नहीं, तो वो क्या होता है, उसमें फटिकनेस आ जाती है, उसमें स्पैज़म हो जाता है, मतलब स्टिफ हो जाते हैं मसल्स। अब मसल जब स्टिफ हो जाते हैं ना, वो इस तरफ जा सकते हैं ना इस तरफ, ना बैक ऑफ नेक, तो इसलिए अब क्या होता है कि पेन होना स्टार्ट होता है, वो पेन जो रेडिएट करता है हाथ में रेडिएट करना स्टार्ट कर जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा पेन होता है। और फिर वो हैवी बैकपैक्स होते हैं, उसकी वजह से भी शोल्डर में पेन आता है बच्चों के। तो ये बच्चे जो हैं रोज़ जो हैवी बैग्स लेके जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर, या बच्चे नहीं बड़े भी अमूमन जो सर्वाइकल पेन का शिकार हो रहे होते हैं, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं आप लोग? उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेचेस होते हैं, नेक स्ट्रेचेस हम बताते हैं उनको कि आप आएँ हमारे पास, हम उनके आपको पूरा ट्रीटमेंट बताएंगे, और उसमें हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डिफरेंट मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, और स्ट्रेचिंग होती है नेक की, प्रॉपर स्ट्रेचिंग। पर उसमें ये होता है कि आपको रेगुलर आना पड़ता है, मैक्सिमम 15 डेज तो आपको करवानी पड़ेगी सर्वाइकल की थेरेपी। ये तो आपने थेरेपी वहाँ पर बता दी कि अमूमन जो आपके पास मशीनें और डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हम सर्वाइकल को रिमूव करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे इसका शिकार हो रहे होते हैं। अब वो जब डेली बेसिस पे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, काम का लोड है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, इस तरह की कंडीशन के अंदर हर बंदा हर दूसरे दिन मुब्तला है, तो वो अब डेली बेसिस पे तो आपको पता है कि राउंड्स नहीं लगा सकता, डॉक्टर के क्लिनिक नहीं जा सकता, तो घर के अंदर एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेच कर सके वो अपने मसल्स को, या फिर अपने आप को रिलीज कर सके इस पेन से। स्ट्रेचिंग है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है जो कि आप घर में प्लान पे बता सकते हैं कि आप खुद करें। तो वो स्ट्रेचिंग होती है कि आपने शोल्डर पे अपना हाथ रखा, देन उसके बाद अपनी नेक को स्ट्रेच किया दोनों साइड पे। हमारे मसल्स हैं पीछे बैक ऑफ मिड ट्रैप्स का स्ट्रेच देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स होता है। हम पहले तो ऐसा होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि पहले हम आपका स्पैज़म जो है वो रिलीज करेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज ऐसे होती है कि स्ट्रेचेस होते हैं। स्ट्रेचेस में फर्स्ट डे ऑफ, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले दिन ही आपको आराम मिलेगा, पहले दिन आपको आराम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको 2-3 डेज बाद आप में आराम आना शुरू होगा, क्योंकि जो मसल्स हैं उसमें हमने काम किया है, मतलब उसकी एक्सरसाइज करवाई है, तो उसके बाद जाके उसका क्योर निकलता है। सही।
अच्छा, मसल्स फटीग की बात कर रहे थे, जिस तरीके से मसल्स अगर कोई डैमेज हो जाए, फटीग हो जाए, या बहुत ज़्यादा, हमने पहले भी बात की कि वेट लिफ्टिंग से भी ऐसा मामला सारे हो जाते हैं। जो जिमिंग कर रहे होते हैं उनको अमूमन पता नहीं चल पा रहा होता, क्योंकि जिमिंग के अंदर जब वो न्यू जाते हैं तो उनको वैसे ही इतनी लिफ्टिंग करा दी जाती है कि उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रेच हुई हुई होती है, और इसकी वजह से वो पेनफुल रहती है। और उनका जो ट्रेनर होता है वो भी उन्हें यही कहता है कि आपने अगर अभी एक्सरसाइज की है तो कम से कम आपकी बॉडी जो है वो 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक आपकी पेन करेगी। लेकिन अगर आगे कंटिन्यूसली भी उनका पेन इसी तरीके का रहता है, या कोई मसल्स के अंदर पेन है या कोई डिस्क के अंदर पेन है, तो उनको क्या करना चाहिए? डिस्क के अंदर पेन है, मसल्स के अंदर देखें, उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि अगर डिस्क में पेन है तो डिस्क के पेन की वजह क्या होती है, आपके डिस्क के स्पेसेस होते हैं हमारे डिस्क में ना, वो कम हो जाते हैं। सही है, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। तो उससे सबसे पहले तो हमें एक्सरे या एमआरआई करवाना पड़ता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डिस्क के जो स्पेसेस हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर उसके बाद उसकी थेरेपी करते हैं। लाइक उसमें एक्सरसाइजेस हैं हमारी बैक की, तो वो बैक की एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद उसमें हमारे स्ट्रेचेस हैं वो करवाते हैं। लाइक स्ट्रेचेस में हमारे पास बहुत सारी हैं, एसलार है, नी टू चेस्ट है, और काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम करवाते हैं। तो उससे बहुत जल्दी क्योर निकलता है। बैक की जो लंबर की जो आप बता रही हैं, मतलब डिस्क की आप बात कर रही हैं, तो उसमें ये है कि मैक्सिमम 30 डेज तो लगते हैं ट्रीटमेंट में। नहीं, ट्रीटमेंट में तो 30 डेज लगते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से 1 वीक तक का तो उनको प्रेशर दिया जाता है जी, ना, जी। कि आप इस चीज़ का पेन जो है वो आप सेटल आउट करेंगे, या इस चीज़ का पेन जो है वो आप तक रहेगा, क्योंकि आपने इतनी हैवी लिफ्टिंग की है, आपने वेट्स उठाए। लेकिन इन केस अगर एक हफ्ते से प्रोलॉन्ग होता है, या सिम्टम्स उस तरह के कैसे आ सकते हैं, यानी एक मसल जो है कंटिन्यूसली आपका पेनफुल है, एक आपकी बोन पेनफुल है, तो उसको किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं? यानी एक हफ्ते तक तो हमें लग रहा है कि जिमिंग का पेन है, भाई ये जिमिंग के लिए स्ट्रेस हुए हैं मसल्स, और उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो रिलीज नहीं होते तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि रिलीज नहीं होते, रिलीज हो जाते हैं, उनको रिलीज करना पड़ता है। तो वो रिलीज जब करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लाइक 1 वीक से 2 वीक्स भी लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लिफ्टिंग की वजह से आपके मसल जब काफ़ी स्ट्रेच हो जाते हैं ना, तो वो 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता भी 1.5-2 हफ्ते ले लेते हैं। तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, पर वो रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और पेन में कमी आती है। पेन में कमी आती है। चलिए, ये तो आपने बता दी कि रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ, लेकिन जितने भी जिमर्स हैं उनके लिए ये था कि अगर वो जिमिंग कर रहे हैं और अगर उनको कोई पेन महसूस हो रहा है और वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ते तक नहीं जा रहा, तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, कि कहीं आपका मसल कोई डैमेज ना हुआ हो, या कोई फटीक ना हुआ हो, या आपकी बोन कोई ऐसी है जो कि डिस्क आपकी डिसलोकेट ना हो गई हो। तो इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आना नॉर्मली सी बात है। अच्छा, अमूमन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर और किन किन चीज़ों पे थेरेपी की जा सकती है? फिजियोथेरेपी में किन किन चीज़ों में? फिजियोथेरेपी में हमारे पास शोल्डर के पेशेंट्स आते हैं, सर्वाइकल के आते हैं, लंबर के आते हैं, नी के आते हैं, एंकल के लिए आते हैं, और डिफरेंट हमारे पास उसकी अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। हमारी नर्व कंप्रेस हो जाए उसके लिए आते हैं। बॉडी में हमारे पास नर्व्स हैं, नर्व कंप्रेस होती है। मसल फटीक के लिए भी आते हैं, स्पैज़म के लिए आते हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं उसके लिए आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं जिसके लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है। लाइक ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो सर्वाइकल और लोअर बैक के आते हैं। और जब ये अभी आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़्यादातर जो आंटियाँ वगैरह आती हैं तो वो नी की या फ्रोजन शोल्डर इस चीज़ के लिए आती है। अच्छा, सर्दियों की आपने अच्छी बात की, क्योंकि ज़ाहिर है विंटर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पुरानी इंजरीज हुई हुई होती हैं। अब वो इंटरनली जो इंजरीज हुई हुई होती हैं वो सर्दियों के अंदर अमूमन उनका पेन काफ़ी हद तक उठता है, चाहे वो कोई भी शोल्डर हो, चाहे वो डिस्क हो, या फिर आपका थंब हो, कोई भी ऐसी इंजरी जो कि आपकी इंटरनली हुई भी हो बोन के अंदर, उसका पेन एकदम से जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पुरानी इंजरीज होती हैं या इनका पेन जो जनरेट होता है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कैसी थेरेपीज होती हैं? इनके ये होता है कि अगर काफ़ी पुराना है, लाइक किसी के फ्रैक्चर हुआ है, लाइक उनकी किसी की रिस्ट फ्रैक्चर हुई है, तो आपको ये सर्दियाँ जब मौसम चेंज होता है तो उसमें ये होता है कि वो उसमें पेनफुल रहता है। तो उसमें ये होता है कि आपको मूवमेंट करते रहना चाहिए, उसकी मूवमेंट करें, उसकी आप क्या नाम है उसमें आप सिकाई करें उसकी। तो वो ये होता है कि वो रेगुलर बेस पे नॉर्मल रहता है। ठीक है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो पेन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब वो इनहेंस हो जाएगा।
तो इसलिए उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज, उसकी मूवमेंट करनी चाहिए घर ही के अंदर। कुछ लोग होते हैं कि जो वो नहीं आते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाते, तो वो घर के अंदर ही उसकी मूवमेंट करते रहें, उस पर सिकाई करें या फिर ऐसे क्योर करते रहें जिससे वो उनका जो पेन है वो कम रहे। ठीक है, तो यानी वार्म रखना ज़रूरी होता है वार्म चोट रखना को? ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जो मसल्स हैं, आपके बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, उनको एक टाइम के लिए मतलब नीड होती है, वार्म की नीड होती है, तो इसलिए उसको वार्म करना रखना चाहिए। ठीक है, यानी गर्म रखनी चाहिए चोट को। अच्छा, डिस्क की कौन सी टाइप्स होती हैं, यानी डिसलोकेट हो जाए? चोट को गर्म मतलब आप जैसे कि चोट लगी है तो उस पे कोई swelling चीज़ होती है। आप ढक लें या बांध नहीं, लें? उस पे तो आपको स्वेलिंग आ जाती है, अच्छा। तो उस टाइम पे तो आपको उसको आइसिंग करनी चाहिए। देन उसके बाद जब पुरानी चोट है, मैं उसकी बात कर रही हाँ, हूँ। मैं पुरानी चोट की बात कर रही हूँ। ज़ाहिर है इंजरीज नहीं हो तो फिर तो उसको तो रिकवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। पुरानी चोटें जो सर्दियों के अंदर जिनका दर्द उठ जाता है, मैं उसी की बात कर रही थी कि उसके लिए जो है घर में अमूमन क्या करना चाहिए, चाहे वो उसको कवर करके रखना चाहिए या उसकी क्या कहते हैं, उसको गरमाइश देनी चाहिए या फिर उसको किसी तरीके से मूवमेंट करनी चाहिए। अच्छा, डिस्क की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी भी टाइप्स होती होंगी, किस तरह की टाइप्स होती हैं? डिसलोकेट अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? डिसलोकेट हो जाए तो फिर उसके बाद सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद उसकी थेरेपी होती है। लाइक अगर किसी की डिसलोकेट हो गई है, लाइक लंबोसेक्टल पे आपकी डेक्स है, L1, L2, L3, L4, 5, तो वो क्या है, वो डिसलोकेट हो गई है, तो उसमें बटी भी आपकी डिसलोकेट हो जाती है, तो फिर आपको उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। अब वो सर्जरी के बाद आपकी जो थेरेपी होती है, लाइक आपको थेरेपिस्ट जो है वो आपको प्रॉपर वॉक करवाता है, फॉर मूवमेंट करवाता है। आपके मसल्स को रिलैक्स करवाने की कोशिश करता है। वो सारी चीज़ें एक फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट में चलता है। उसका बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है, वो टाइम काफ़ी, उसकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स उसकी थेरेपी में लग जाते हैं, क्योंकि वो आफ्टर सर्जरी जो मसल्स हैं और जो वो बोन है वो वैसी स्टिफ हो जाती है, लाइक उसके अंदर रॉड डली है या फिर उसके अंदर रॉड इम्प्लांट की गई है, तो वो उस टाइम में उसके बाद आपके मसल्स को रिलैक्स होने में काफ़ी अरसा लगता है। यानी टाइम टेकिन है, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग क्योर है। जो है उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो हो जाएगी ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिसलोकेट हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो वो लोग काफ़ी मायूस होकर बैठ जाते हैं कि शायद हम चल फिरने से कासिर हो गए, या हम लोग बहुत ही लाइटली वो लोग चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको दीगर प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए हाल टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक पे एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारे पेन्स के हवाले से, क्योंकि अमूमन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें पता ही नहीं होता, इतना लाइटली ले रहे होते हैं ज़िंदगी को कि जो नॉर्मल से पेन भी हमारी डेली रूटीन के अंदर भी जो उठ रहे होते हैं वो आगे जाके काफ़ी हद तक बढ़ भी सकते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। फिर ये पेन जो कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं वो आगे जाके प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, बच्चों में हम बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं, बैक्स हैंग किए हुए जिस वजह से पेन हो रहे हैं, या डिफरेंट तरह से खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें गिर गए तो पेन हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। साथ ही साथ दूसरी अगर मैं चीज़ बात करूं, जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं हम अमूमन उनको बड़ा लाइटली लेते हैं, हम अमूमन उनको सोच रहे होते हैं कि यार दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, तो इनके ऊपर ज़्यादा नज़रअंदाज कर जो है हम किया जाता है और इनको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। लेकिन सीपी चाइल्ड के अंदर भी फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, और किस तरह की फिजियोथेरेपीज़ होती है मुबशरा से जानूंगी। मुबशरा, किस तरह की फिजियोथेरेपीज़ होती हैं जो कि सीपी चाइल्ड के अंदर की जाती हैं? सीपी चाइल्ड में ऐसा होता है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कंजाइटल होता है। सीपी चाइल्ड जो है वो कंजाइटल पैदाइशी होता है, पर वो जब एनहेंस होना स्टार्ट होता है वो 3 मंथ्स में, जब बेबी 3 मंथ्स में आता है तो वो उसमें उनके जो फीचर्स हैं, लाइक उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, तो वो थोड़ा सा एनहेंस आना शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं होता है। तो उसकी थेरेपीज़ होती हैं, हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, तो उससे स्टार्ट किया जाता है। लाइक स्ट्रेचिंग है, सबसे पहले तो उनकी जो मसल्स हैं, उनकी बोन जो है तो वो बहुत स्टिफ होती हैं, तो इसलिए पहले तो उनके बोन्स और मसल्स पे काम किया जाता है। फॉर उसमें मोडेलिटीज़ भी यूज़ होती हैं, आपका हैंड वर्क भी होता है, तो इस तरह से उसका क्योर निकाला जाता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लाइक बच्चा जो है वो आपका लाइक 3 मंथ्स का है और उसके क्या नाम है, जो पाँव हैं वो आपके सही सीधे नहीं हो रहे, वो चल नहीं पा रहा है इर्रेगुलर शेप में। इर्रेगुलर शेप में। तो पहले तो उसकी ये कि पहले देखेंगे उसकी वो ट्रीटमेंट से अगर ठीक हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। अच्छा। अगर सर्जरी के बाद भी थेरेपी होती है, प्री सर्जरी थेरेपी होती है, फिर पोस्ट सर्जरी थेरेपी होती है।
ठीक है, यानी 2 सर्जरीज की ट्रीटमेंट्स होती हैं और उसके बाद देखा जाता है। अच्छा, आप कह रही हैं कि 3 मंथ से हम स्टार्ट कर देते जी हैं। जी 3 मंथ से पता चलता है, इनहेंस होना शुरू होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो उसमें फीचर्स वगैरह आ रहे होते हैं, लाइक वो 3 मंथ से पता चलने लगता है कि वो हाथ पाँव सही से चला रहा है या पाँव वो रेगुलर शेप में है या इरेगुलर शेप में है। अच्छा, ये जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं इनके शेपिंग में भी डिफरेंट बहुत सारा फ़र्क होता है और अमूमन हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल हाथ होता है उस किस्म का नॉर्मल हाथ नहीं होता। तो अगर इस तरह की बोन्स नहीं है या बोन्स दायरे ग्रोथ भी बोन्स की फिर उसी हिसाब से होगी, मसल्स की ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी, तो इस तरह के जो चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं और इनकी ट्रीटमेंट काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, यानी किस हद तक लॉन्ग है इसकी ट्रीटमेंट? इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लॉन्ग, अब जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो स्टार्ट में ही लेके आ जाते हैं और कुछ होते हैं कि वो 10 साल के बाद बच्चों को कहते हैं कि हमारा बच्चा 10 साल का है और वो सीपी चाइल्ड है, मतलब सेरेब्रल पाल से, तो उसको ये है, वो बचपन से उसको मसला है ये ना, तो वो लेके आते हैं लेट, तो फिर उसमें काफ़ी अरसा लग जाता है। तो एक आप शुरू में ही लेकर आओ तो सब बोन जो होती हैं वो वैसी सॉफ्ट होती हैं, बच्चों की बोन वैसी सॉफ्ट होती हैं, उसमें हम आराम से उसमें थेरेपी करते हैं, वो उसका क्योर निकालते हैं, मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अब जब बोन जब बड़ी हो जाए, मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो बोन भी स्टिफ होना और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर टाइम लग जाता है। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर हैं, आप खुद थेरेपी करती हैं वहाँ पर अपने क्लिनिक के अंदर। अच्छा, जो थेरेपीज आप कर रहे होते हैं तो घर में जाके वालिदैन को भी यही हिदायत देते हैं कि आप अपने बच्चों की मूवमेंट जो है वो घर के अंदर भी इसी तरीके से थेरेपीज रखेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से। तो जो वालिदैन ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते लेकिन वो फिर भी थेरेपी कराना चाहते हैं, तो वो लोग किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें? फिर वो इस तरह से होता है कि जैसे कि कोई नहीं है, मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है और वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं, तो फिर हम उनको होम प्लान बना के देते हैं कि आप इस तरह से अपने घर में अपने बच्चे को आप ये थेरेपी करवाएं, और ताकि आप हर नमाज के बाद इसको करवाएं ये थेरेपी, ताकि ये इसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें और जो बोन जो है वो भी रिलैक्स रहे, इतनी स्टिफ और ज़्यादा स्टिफनेस की तरफ ना जाए। ठीक है। अच्छा, डिसेबल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, चाइल्ड तो होते ही होते हैं, साथ लोग भी बहुत सारे डिसेबल होते हैं। जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर भी एक मेरे पास डिसेबल खातून आई थी और वो माशाल्लाह मेडिकल ऑफिसर थी, तो उन्होंने बताया कि इंजरीज़ के बायस वो डिसेबल हो गई थी। उनके ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद वो व्हील चेयर के ऊपर आ गई और बहुत सारे ऐसी हमारे पास केसेस हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि इंजरीज़ होती हैं और उसके बाद वो डिसेबल हो जाते हैं, दोबारा चलने फिरने से कासिर रह जाते हैं। फिर उनकी फिजियोथेरापीज होती हैं, वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, व्हील चेयर्स पे मतलब उनका सफ़र ज़िंदगी का गुजर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डिसेबल्स लोग होते हैं उनकी थेरेपीज़ कैसे होती हैं या उनकी थेरेपीज़ का सर्कल कैसे जनरेट किया जाता है? लाइक किसी का एक्सीडेंट केस है और उसके पाँव में कुछ अल्लाह ना करे रॉड वगैरह इम्प्लांट हुई है, वो उनको चलने के लिए मना कर दिया है, मतलब वो नहीं चल सकते अब कभी। तो ऐसा होता है कि उनकी फिर लाइक उनके ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, उनके 1 महीना 2 महीना इस तरह से उनके ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उनके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी हर बॉडी पार्ट की हर उसकी एक्सरसाइज चेंज है, तो वो उस पार्ट को देख के, उस प्लान को देख के देन हम एक्सरसाइज पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, यानी पेशेंट को रिकमेंडेशन तो ज़ाहिर है डॉक्टर देखेगा तो फिर उस हिसाब से एक्सरसाइज ही रिकमेंड करेगा, ये तो अमूमन सी बात है। अच्छा, अगर सुना होगा आपने बचपन में कहा जाता है या फिर बड़े होते हुए कहा जाए कंधा उतर गया, हाथ उतर गया, कि बच्चा बड़ा नाजुक होता है और बड़ा लाइटली सा उसको लिया जाता है कि अगर ज़ोर से पकड़ लिया जाए या हाथ खींच दिया जाए तो कंधा उतर जाएगा या फिर हाथ जो है वो उसका उतर जाएगा या फिर डिस्क उसकी कोई डिसलोकेट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर कैसे पता चलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं कंधा उतरने की या हाथ में से कोई बोन जो है वो खिसक गई है, कैसे पता चलता है? पहली बात तो जब बोन शोल्डर जब डिसलोकेट होता है तो काफ़ी है कि वो बहुत पेनफुल रहता है। ठीक है, कुछ लोगों मतलब बड़ों में तो लोगों को इतना नहीं पता चलता, कुछ लोग ये कहते हैं कि अपना खुद ही कंधा लेकर चढ़ा लिया, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बच्चों का भी लेते हैं वो कंधा चढ़ा देते हैं, तो आपको प्रॉपर पोजीशन नहीं पता, प्रॉपर जो एरिया है वो नहीं पता, तो आपका सबसे पहले तो ये आप उसको थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि वो अगर वो उसका क्योर करें, उसके साथ उनकी एक्सरसाइज, वो चढ़ाने के साथ उनकी एक्सरसाइज भी करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, उस पर देखते हैं कि स्वेलिंग तो नहीं हुई है, स्वेलिंग हुई है तो उस पर क्या नाम है कोल्ड पैक लगाते हैं, अगर उस पर
स्वेलिंग नहीं है, अगर उसको हीटिंग की नीड है तो हीटिंग की जाती है। डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम देख के फिर उसके बाद चलें, वो treatment तो करते आपने कहा ट्रीटमेंट जिस तरीके से हाँ। हम देते हैं, लेकिन मैंने कहा सिम्टम्स कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि जैसे कि छोटा बच्चा है, ज़ाहिर है वो अगर 3 मंथ का है या 4 मंथ का है या 6 मंथ का है, अमूमन उनके साथ इस तरह की कंडीशंस होती हैं, क्योंकि बच्चे हैं, आपस में खींच लिया या उठाने का पोस्चर डिफरेंट हो गया, किसी तरीके से खींच के उठा लिया तो डिसलोकेट हो जाते, नाजुक होते हैं बच्चे इस तरह से, तो वो बच्चा तो रो के ही बताएगा, बयान करेगा कुछ, और वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं सकता, कर सकता। अपने मुंह से एलेबोरेट नहीं कर सकता कि किस तरह की तकलीफ है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं जो कि उनकी टेक केयर करने वाले हैं, वो कैसे देखें कि उसका कंधा डिसलोकेट हो गया या उसकी डिस्क कोई डिसलोकेट हो गई, ऐसे क्या सिम्टम्स जनरेट होते हैं? हाथ जो है ना वो बिल्कुल लूज हो जाता है। ठीक है, जब आपका जो बच्चों का जब शोल्डर उतरता है, मतलब कंधा जब उतर जाता है, तो हाथ जो होता है वो बिल्कुल लूज हो जाता है, उसके अंदर उसको कोई मूवमेंट फील नहीं हो रही होती, मतलब नमनेस, तो पेनफुल रहता है वो काफ़ी। तो बच्चा तो खुद तो नहीं बताएगा, पर पेरेंट्स को चाहिए कि उसको चेक करें कि कहीं से कोई उसको पेन तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कुछ टेंडरनेस तो नहीं है। तो इस वजह से पता चलता है कि लाइक यहाँ पे इस एरिया पे रेडिश बना जाता है, मतलब रेडनेस आ जाती है। तो ये चीज़ है, तो सबसे पहले ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि उसको चेक करें कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, मतलब किस वजह है, क्या क्या तकलीफ है जिस वजह से ये रो रहा है। तो फिर बॉडी को चेक करने से उनको पता चलेगा कि एग्जामिन करने से पता चलेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें तो ठीक बताइए। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कंधे की बात की, डिसलोकेट हो जाए तो फिर उसको एग्जामिन करके पता चलता है कि क्या है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होता है, अगर इन केस कंधा उतर गया तो कितनी प्रोलॉन्ग थेरेपीज होती हैं उसके लिए? उसकी प्रोलॉन्ग थेरेपी है। अब जैसे कुछ बच्चों के उतरते हैं जल्दी, तो बच्चों की तो आराम से अब इतना टाइम नहीं लगता, 7 to 15 डेज में वो रिकवर हो जाता है। ठीक है। लाइक वो अगर बच्चे को आप लेकर आ रहे हैं और उन्होंने खुद ही वो उसको चढ़ा दिया है पेरेंट्स ने, तो फिर लेकर आ रहे थे, वो ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, मतलब 15 डेज लगते हैं, मैक्सिमम 15 डेज, पर वो क्योर निकल जाता है, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और बड़ों की? बड़ों में टाइम लगता है, बिकॉज बड़े जो हैं वो ये कि उनके मसल्स और जो बोन्स जो हैं वो वैसी एक तो स्टिफ है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइक 30 डेज to 35 डेज इस तरह से लग जाता है। ठीक है, यानी प्रोलॉन्ग होता है उनका, कम से कम 1 मंथ तक प्रोसीजर month तक जाता लगता है। है, जी। और अगर ऑपरेट वाले लोगों की बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बोन जो है वो टूट जाती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी कचरा हो जाती हैं, इंजरीज आती हैं ऐसी, या एक्सीडेंटल केसेस ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती हैं बोन्स, उसके बाद फिर उसको चूरे को जोड़ कर फिर एक रॉड के थ्रू आउट, वो जो भी प्रोसीजर है वो एक सर्जरी का प्रोसीजर होता है। सर्जरी करने के बाद जब रॉड डलती है टांग के अंदर या हाथ के अंदर, वॉटेवर बॉडी के किसी पार्ट के अंदर भी जहाँ चोट लगी है, जहाँ पर आपकी बोन डैमेज हो गई है, तो उस पार्ट को जो है मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है वो एक चोट से गुजरी हुई है, तकलीफ से गुजरी हुई है, फिर अंदर उसके रॉड है। तो उस तरह की अगर सिचुएशन है या उस तरह की कोई इंजरी है, तो ऐसे में जो बॉडी का वो पार्ट होता है वो मूवमेंट करना छोड़ देता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना ना हिलाएं तो उससे हमें ज़्यादा पेन better। नहीं होगा। जी। लोग इस खौफ और इस डर में मुब्तला होते हैं, इस फोबिया में मुब्तला होते हैं कि अगर हम इसका अपना हाथ हिलाएंगे तो हमें पेन होगा, तो ऐसे में वो मसल जो है वो काम करना छोड़ देता है, मूवमेंट छोड़ देता है, और अगर वो अपनी मूवमेंट छोड़ दे तो उसको बाद में रिकवर करने में कितनी मुश्किल होती है? उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। लाइक अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रही थी, उनका यही था कि उनकी ह्यूमरस, हमारे यहाँ ह्यूमरस बोन होती है, वो फ्रैक्चर हो गई थी। लाइक उन्होंने उसके बाद उसकी सर्जरी की, डॉक्टर ने उसमें प्लेट इम्प्लांट कर दी, देन उसके बाद वही क्या हाथ जो है वो इस तरह से हो गया, उसकी मूवमेंट मूवमेंट नहीं नहीं है, उसकी मूवमेंट नहीं है, बिकॉज उसमें प्लास्टर बना हुआ था 6 वीक का। वो 6 वीक बाद वो प्लास्टर खुला है, तो उन्होंने उसकी थेरेपी भी नहीं कराई, और उनका हाथ ऐसे का ऐसे रह गया। 2 महीने तक उन्होंने हाथ की कोई मूवमेंट नहीं की है, अपना हाथ को इसी तरह से रखा है। तो उसके बाद जब वो आई हैं तो वो काफ़ी स्टिफ था, उसको ट्रीट करने में कम से कम 3 मंथ्स लगे हैं। तो 3 मंथ्स में वो जाके इतना हुआ है कि वो ताकि अभी प्रॉपर भी नहीं हुआ। लाइक ये है कि अगर आपको अल्लाह न करे ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें आपने अपनी सर्जरी करवाई है, सर्जरी करवाने के बाद आप फौरन, मतलब लाइक 10 डेज बाद, प्लास्टर खुलने के बाद 10 डेज बाद आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी थेरेपी प्रॉपर करवाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज कराएं, ताकि आपकी जो बोन है, मसल है, वो वर्किंग में रहे। ठीक है,
यानी थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है Important है। आफ्टर सर्जरी Surgery। या आफ्टर ऑपरेशन जो जी। भी चीज़ें हैं तो वो आपने लाजमी करवानी है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर भी रिकमेंड करते जी, हैं, जी, जो डॉक्टर बोन्स वाले डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपैडिक सर्जन्स होते हैं, वो इसी तरीके से रिकमेंड कर रहे होते हैं अगर कोई बोन का इशू है, या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं कोई नर्व का इशू है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के पास आप जाएँ, वहाँ पर आपकी इस तरह की जो है एक्सरसाइजेज होंगी, तब जाके आपके नर्व्स जो है वो खुलना शुरू होगी। अच्छा, नर्व्स कंप्रेस हो जाना किसी भी पार्ट की, शोल्डर हो, हैंड हो, या किसी भी तरह का हमारा बॉडी का पार्ट हो, उसमें नर्व्स कंप्रेस हो जाना कितना कॉमन होता है? बहुत कॉमन है। लोगों को पता नहीं चलता, लोग कोई ऐसी गलत मूवमेंट करते एक्टिविटी हैं, कर रहे होते हैं। एक्टिविटी कर रहे होते हैं, डेली एक्टिविटीज में वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं कि हाथ सुन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मेन चीज ये होती है नर्व नम कंप्रेस होती है, तो नर्व कंप्रेस होने में सबसे पहले आपका हाथ जो है वो बिल्कुल नम हो जाता है। जब नमनेस होना शुरू हो जाती है तो फिर जो वो होते हैं, मतलब पेशेंट्स जो होते हैं वो तब भी नहीं आते, वो घर में उसका क्योर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आइसिंग कर रहे होते हैं, कभी कुछ लोग हीटिंग कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उसको एक तो हमारे जो माशरा है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्दियों में कोई आइसिंग ही नहीं करता। मतलब अगर आपका मसल है, ठंड लग रही है ना, जाहिर है ठंड वो, लग रही है तो वो आपको उसमें आइसिंग नहीं की बल्कि जाएगी, उसमें गरमाइश दी जाती तो है। गरमाइश दी जाती है, तो वो क्या होता है, वो और ख़राब हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तो स्वेलिंग है, स्वेलिंग पे आपने हीटिंग की है, तो हीटिंग तो वो उसको और बढ़ाएगी, स्वेलिंग को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। तो इस तरह से ये होता है कि उस पर आपको सबसे पहले तो ये इसका क्योर है कि आप उस पर आइसिंग करें या डॉक्टर के पास जाएं। अब घर में रेमेडीज नहीं करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको खुद बताएगा कि आपको वो थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, और उसके बाद आपको थेरेपिस्ट रिकमेंड करेंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कि कौन सी ट्रीटमेंट आपके के लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट एड के ऊपर तौर पर आप क्या समझती है कि फर्स्ट एड जो अगर चोट लग जाए या मसल फटीक हो जाए, या फिर आपको सूजन आपकी किसी पार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, हाथ में, टांग में कोई चोट लग जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो फर्स्ट एड के तौर पर घर में क्या करना चाहिए? घर में ये करना चाहिए कि लाइक उस टाइम पे जैसे कभी कभी होता है कि संडे वगैरह पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, लाइक कुछ जगहों पे नहीं होते, कुछ जगहों पे होते हैं अवेलेबल। लाइक रात में किसी के हो गए ये प्रॉब्लम कोई 2-3 बजे के करीब, तो अब ये कि उस टाइम पे तो कोई नहीं निकलेगा बाहर, तो इसका क्योर ये है कि आप उस पर कोई ऐसा जेल वगैरह लगा लें ताकि देखें कि अगर आपको उस पर स्वेलिंग नहीं है तो फिर उसके उस पर पट्टी बांध लें। उसी उसके बाद जाके अच्छा, मॉर्निंग में सॉइलिंग नहीं है तो पट्टी बांधनी है? स्वेलिंग नहीं है तो अच्छा। स्वेलिंग नहीं है तो कोई जेल वगैरह लगा के, लाइक किसी के बच्चों के होते हैं, ज्यादातर बच्चों में होता है कि वो खेल रहे होते हैं और गिर जाते हैं तो हाथ में तकलीफ हो जाती है, हाथ में चोट लग जाती है। तो यहाँ पे ज्यादातर ये रिस्ट में हमारे साथ होता है। तो रिस्ट में ये होता है कि अगर आप देखें कि अगर आपके बच्चे के स्वेलिंग नहीं है या कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो जेल लगा के उस पर पट्टी वगैरह बांध दें। देन उसके बाद सुबह डॉक्टर को पहली फुर्सत में दिखाएं कि हमारे ये बच्चे के हाथ में ये कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो या कोई चीज़ बोन डैमेज ना हो गई हो, तो इससे ही पता चलता है। डॉक्टर भी एक्सरे करवा के फिर उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही थेरेपिस्ट के तो पास अगर स्वेलिंग हो, फिर स्वेलिंग हो तो फिर इस पर आइसिंग करनी चाहिए। अच्छा, यानी आइसिंग से उसको रिमूव करना चाहिए। अच्छा, स्वेलिंग हो जाए तो अमूमन लिया जाता है कि टिश्यू डैमेज हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से स्वेलिंग आ जाती है आपके किसी भी हाथ में या टांग में, जब आपको चोट लगती है तो उसके आइसिंग करना प्रॉपर उसका वो हो सकता है कि उसको रिलीफ मिले पेन से। जी जी जी, क्योंकि जब पेन जैसे कोई गिरता है तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पे अगर मैं अभी बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर स्वेलिंग हमारे आ रही है तो आपके पास नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है हीटिंग आइस पैक वगैरह, तो वो आप लेकर घर में अपने पास रखें और उससे आइसिंग वगैरह करें ताकि आपको डेली होम बेस पे भी रिलीफ मिले। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि अगर कोई चोट लग रही है और अगर उसमें स्वेलिंग है तो उस पर पट्टी ना बांधें, क्योंकि हम लोग तो घर के अंदर देख रहे होते हैं ना कि बच्चे को अगर कोई चोट लग जाए और स्वेलिंग आना शुरू हो गई तो फ़ौरन से हमने पेन किलर ट्यूब लगाई, साथ हमने उसके ऊपर पट्टी बांधी गर्म, और हम कहेंगे भाई गरमाइश मिलेगी तो ये हाथ थोड़ा सा सही हो जाएगा, या टांग पे चोट लगी, वॉटेवर कहीं भी चोट लगी तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है हमारा। लेकिन आप कह रही हैं कि स्वेलिंग के ऊपर तो पट्टी ही नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वो गर्माहट है ना, स्वेलिंग है तो वो तो बढ़ाएगी। अब गर्म चीज तो आपको वो उसको और वो कर देगी। लोगों को पता नहीं होता, लोगों के हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसमें वो पट्टी बांध के बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, वो डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं ना वो थेरेपिस्ट के पास जा रहे होते हैं, उनका फ्रैक्चर हुआ होता है ना एक्सरे करवा रहे होते हैं, तो वो एक टाइम भी होता है कि वो स्वेलिंग जो वो अंदर बढ़ती रहती है, वो जख्म अंदर ज्यादा इनहेंस होता रहता है। तो इसलिए आपको ये क्योर करना चाहिए कि इस तरह से आप सबसे पहली फुर्सत में डॉक्टर को जाके दिखाएं कि मसला क्या है।
फिर आप घर में ऐसा कोई वो चीज़ नहीं करें जो आपको प्रॉब्लम करे। ठीक है। अच्छा, अब एक मेन क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथों में जान नहीं रहती, यानी फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंजरी हुई हुई है, इंजरी होने के बाद फिजियोथेरेपी भी हुई है और उसके बाद जो है दर्द भी नहीं है, ठीक हो गया हाथ, सर्जरी हुई है, वॉटेवर, उसके बाद तमाम चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चले, लेकिन हाथ में वो पावर, वो जान नहीं रहती जिसके लिए हम फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि भाई हमारे हाथ पे ये, इस हाथ पे इतनी पावर नहीं है कि हम इसको जो है ना उठा सकें। मतलब वो लोग गुरेज करते हैं वो चीज़ इस्तेमाल करने से, वो हाथ या वो बॉडी का पार्ट इस्तेमाल करने से कि भाई इसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं जितनी इस हाथ में पावर है, अगर उसमें इंजरी हुई भी हो। तो ऐसे में थेरेपीज़ क्या होती हैं? अच्छा, इस तरह से होता है, ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं, वो एज वाइज होता है, ये एज फैक्टर होता है। लाइक 60 अबव जो लोग होते हैं और अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है, कैंसर की रेडिएशंस वगैरह में ऐसा होता है कि आपकी जो फिंगर्स है ना उसके अंदर जो आपको कोई भी चीज़ पकड़ने की मूवमेंट होती है वो आपको फील नहीं रहती है वो। लेकिन ये तो मैंने यंगस्टर्स में भी देखा है जिनको इंजरीज आती हैं, उनके साथ भी ऐसा इशू होता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल मैं बॉल थ्रो कर रही हूँ तो बॉल सीधे से पकड़ नहीं पाते, ग्रिप नहीं आती हाथों में, तो उस तरह के भी इश्यूज होते हैं। हाँ, इश्यूज होते हैं, ऐसे डिफरेंट इश्यूज होते हैं। अब उसमें ये होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं, आपके जो यहाँ पे हमारे मेटाकार्पल्स जो होते हैं वो जो है वो आपके काम करना बंद कर देते हैं। मतलब उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होती है। तो इस वजह से ना ये चीज़ें नमनेस हाथ में रहती है। तो क्या आप कोई भी चीज़ थ्रो करो या फिर कोई चीज़ पकड़ो तो आपको फील नहीं हो रहा है कि ये चीज़ हमने पकड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ हाथ में है ही नहीं। तो इसकी थेरेपी कितनी लॉन्ग टाइम होती है? इसकी थेरेपी होती है लाइक मैक्सिमम 20 डेज, 20 to 8 डेज। तो किस तरह की थेरेपी होती है, क्या किया जाता है, इसके अंदर मूवमेंट को हमारे क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें हमारे पास स्ट्रेस बॉल होती है, लाइक वो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको प्रेस करें, ठीक है। और हमारे पास और भी डिफरेंट हैंड एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हम उनसे करवाते हैं। यानी जितने लोग हमें देख रहे हैं वो घर में बैठकर बॉल को प्रेस कर बॉल को सकते हैं प्रेस या कर कोई सकते हैं। नरम सी चीज़ को हाथों में प्रेस कर सकते हैं ताकि उनकी मूवमेंट जनरेट हो सके। जनरेट हो सके। ठीक है। अच्छा, अब नस पे नस चढ़ना कॉमन सुना होगा आपने कि भाई चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नस पे नस चढ़ गई, एकदम से बैठे हुए उठ गए, नस पे नस चढ़ गई, तो और बिल्कुल पाँव सुन हो जाता है, ऐसा लगता है कि पाँव में जान ही नहीं है कि उसको एकदम से आगे भी बढ़ा सकें या पीछे भी कर, मूवमेंट ही नहीं रहती, वो नस पे नस चढ़ी होती तो हम लोग उछल रहे होते हैं बेसिकली कि नस हमारी जो रिलीज हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कभी कभी चढ़ती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंटिन्यूसली बेसिस पर चढ़ती है, यानी दिन के अंदर 5 से 10 कॉमन दफ़ा है। तो अगर ऐसे लोग हों तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि वो जो लाइक नस पे चढ़ती है, पाँव पे ज्यादातर होता है लोगों के ना, तो नस पे चढ़ती है, लोग कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। हाँ, वो पैनिक तकलीफ होती है ना। हाँ, पैनिक हो जाते हैं तो वो उसमें उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि हमारा ये रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए जल्दी से। तो उसमें सबसे पहले तो आप पाँव को रिलैक्स छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। अब उसको जितना रिलैक्स रखेंगे ना वो उतनी जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब आप जितना उस पर उछलेंगे कूदेंगे वो उसको और परेशान होंगे, पैनिक होंगे, वो और तकलीफ आपको यानी प्रेशर नहीं देना, उसको रिलीज छोड़ना है, उसको रिलैक्स रखना है ताकि वो रिलैक्स जल्दी हो जाए, रिलीज जल्दी हो जाए। मुबशरा, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त लास्ट पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने जो ये ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं इसके लिए आप डॉक्टर से रिजू करें, डॉक्टर के पास आएँ। घर में अगर अल्लाह ना करे ऐसे कुछ केसेस वगैरह होते हैं तो आप उनके डॉक्टर के पास जाकर उनको अपना क्योर बताएं ताकि वो उसका जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आप घर में रहेंगे और उसका वेट करते रहेंगे तो वो एक लॉन्ग पीरियड में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात की मुबशरा ने कि एक छोटी सी चीज़, अगर छोटा सा पेन आपको हो रहा है और अगर आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और वो आहिस्ता 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 बड़े पेन में वो डिफरेंट हो रहा है और वो चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि छोटी चीज़ को ऑन द स्पॉट ही पकड़ लें, ऑन द पॉइंट ही पकड़ लें ताकि आगे जाके मसाइल आपके साथ क्रिएट ना हो। नाज़रीन, कोशिश करते हैं यहाँ पर बैठ कर आपके तमाम तर मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश करें। थोड़ी सी हमारी कोशिश होती है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करेंगे तो ही तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी को अच्छी भी लग रही होंगी। जान है तो जहान है, सुना तो होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया मुबशरा, प्रोग्राम के अंदर आई। अल्लाह हाफ़िज़।